हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, साथ में देखा था पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, डिस्कस किया था रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, और साथ में डिस्कस किया था पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर देखा था। डायोड का बिहेवियर सर्किट के अंदर कैसा होता है, आइडियल डायोड का बिहेवियर कैसा होता है और प्रैक्टिकल डायोड होता है तो फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इन केस ऑफ आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होती है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, और अगर वही रिवर्स बायस होता है तो उसको हम ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करते हैं, उसमें करंट फ्लो नहीं करती। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड, जिसमें हम जेनर डायोड देखेंगे, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, साथ में देखेंगे फोटो डायोड क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है जिसे आप एलईडी कहते हैं, साथ में हम यहां सोलर सेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं जेनर डायोड क्या होता है। तो जेनर डायोड के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहां पर पहले से लिख दिए गए हैं कि ये हाईली डोप्ड होता है, तो आपको इसमें पहले टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं यहां पर पहले से लिखे हैं, इनको हाईलाइट कर देते हैं। ये हाईली डोप्ड होता है, इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा की जाती है, डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होती। पीएन जंक्शन डायोड व्हिच इज नॉट डैमेज्ड बाय हाई रिवर्स करंट, हाई रिवर्स करंट जब इसमें फ्लो करती है तो उस केस में ये डैमेज नहीं होता है। ठीक है, इट कैन ऑपरेट कंटिन्यूअसली, ये ऑपरेट कर सकता है कंटिन्यूअसली विदाउट बीइंग डैमेज्ड, बिना खराब हुए इन द रीजन ऑफ रिवर्स बैकग्राउंड वोल्टेज। रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू बढ़ती जाती फिर भी ये डैमेज नहीं करता है। जैसे वहां पर नॉर्मल पीएन जंक्शन हुआ करता था, उसको अगर रिवर्स बायस में लगाते थे, उसके बाद में जब ब्रेक डाउन होता था तो उस केस में क्या होती थी, करंट तो अचानक से बढ़ जाती थी लेकिन वहां पर जो जंक्शन होता था वो जल जाता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, ये काम ही करता है। अगर हम बात करें, अभी देखते हैं, पहले से पढ़ लो। इन द फॉरवर्ड बायस जेनर डायोड एक्ट एज अ ऑर्डिनरी डायोड और इट कैन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पर आगे हेडिंग लिखी गई कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है। तो पहले आप यहीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोई पूछता है कि यहां पर जेनर डायोड, तो जेनर डायोड को देखना, जेनर डायोड, जेनर डायोड, जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में हो, फॉरवर्ड बायस में हो या फिर रिवर्स बायस में हो, दोनों की बात करते हैं हम। फॉरवर्ड बायस्ड हो या फिर रिवर्स बायस्ड हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्या होगा, ऑर्डिनरी डायोड होगा, ऑर्डिनरी डायोड होगा, डायोड होगा। अब कुछ स्टेटमेंट से पता लगा रहे होंगे कि ये तो रिवर्स बायस में काम करता है। अभी हमने पूरी बात बोली नहीं है, हमने कहा जेनर डायोड जो होता है रिवर्स बायस में हो या फॉरवर्ड बायस में हो, वो ऑर्डिनरी डायोड जैसा बिहेव करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आफ्टर ब्रेकडाउन। तो यहां पर लिख सकते हैं कि आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन ये ऑपरेट करना शुरू करता है। ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन ये ऑपरेट करता है, ऑपरेट करता है। तो आफ्टर ब्रेकडाउन इसका ऑपरेशन शुरू होता है, ये ऑपरेट करना शुरू करता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें डायोड करंट की वैल्यू काफी हद तक बढ़ जाती है, फिर भी ये खराब नहीं होता है। तो ये रिवर्स बायस में तो काम करता है लेकिन नॉर्मल डायोड की तरह। लेकिन अगर एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो जेनर ब्रेकडाउन के बाद में क्या होता है, ये काम करने लगता है कि स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड की तरह से। देखो कैसे, आओ इसके बारे में भी कुछ बातें बता देते हैं। इसको बनाया कुछ ऐसे जाता है, वैसे इसको विजुलाइज तो आपने पहले से कर लिया है, जानते हैं आप, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम बनाने क्या वाले हैं तो आपको पता चल गया होगा, हम यहां जंक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, यहां पर जंक्शन बना दिया, ये जंक्शन है। ठीक, ये जंक्शन। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अगर इसको हम पी टाइप मान लेते हैं, इधर पी टाइप है हमारा और इधर एन टाइप है, एन टाइप है, तो एक साइड पी टाइप हो गया, एक साइड एन टाइप हो गया। तो पी टाइप में क्या होते हैं, निगेटिव आयंस 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 होते हैं ऐसे, और इस साइड में पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा लो, 4 कर लो। यहां पर निगेटिव आयंस होते हैं, निगेटिव आयंस, निगेटिव आयंस, निगेटिव आयंस। डोपिंग लेवल यहां हाई रहता है, उस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव आयंस हो गए। इनके साथ क्या क्या होते हैं भी सब बनाएंगे, फटाफट देखते जाना है बस।
पहले से देख रखा है चीजों को बहुत आसान तरीके से, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ये एक स्पेशल पर्पस का डायोड होता है जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन रीजन में। तो ये कोई पूछता है कि किस में काम करता है, तो ये आप नहीं बताएंगे कि फॉरवर्ड या रिवर्स, आप बताएंगे इन रिवर्स बायस के ब्रेकडाउन में काम करता है, स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड है, ठीक है। यहां पर नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक चीज काम कॉमन कर देते हैं, किसमें कॉमन हमें ये करना है कि इसमें एक माइनस दूसरा माइनस, ठीक है, एक माइनस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा माइनस, ठीक है, माइनस माइनस, यहां पर एक प्लस एक प्लस एक प्लस। वैसे एज सच इसकी जो विड्थ होती है बहुत पतली होती है, अभी बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, सब कुछ देखेंगे हम। यहां पर ऐसा, ठीक। अब सुनना ध्यान से, कुछ चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जानते हैं पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इधर होते हैं होल्स। तो इधर क्या होंगे, होल्स होंगे, तो इधर होल्स हो जाएंगे। इनको बनाना चाहो तो इधर से ऐसे बना दो, ऐसे बना दो खूब सारे होल्स। लेकिन ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आप नहीं बनाएंगे, बनाएंगे उनको भी, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी होती, वो तो होते ही होते हैं। तो यहां पर ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। डोपिंग लेवल देखो कितना हाई रखा है। तो पहली बात इसमें कौन कौन सी चीजें आपको याद रखना है वो हम यहां पर एक एक करके मार्क करके लिख देते हैं। सबसे पहली बात होगी जेनर डायोड जो होता है हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। डोपिंग लेवल काफी ज्यादा रहता है, और डोपिंग लेवल अगर काफी ज्यादा रहता है, और कौन सी चीज है, डोपिंग लेवल ज्यादा होगा तो डोपिंग लेवल और जो यहां पर विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन है, ये है डिप्लीशन रीजन। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं तो उनसे पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा होगा। तो हाईली डोप्ड है अगर, तो इसमें डिप्लेशन रीजन जो होती है, डिप्लीशन रीजन जो होता है, डिप्लेशन रीजन जो होता है वो क्या होती है, उसको लेस थिकनेस होती है, उसकी लेस थिकनेस होती है। और लेस थिकनेस होने की वजह से इंप्लाइज दैट लगाओ, लेस थिकनेस होने की वजह से इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है। तो यहां पर V या पूरे लिख देते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहले काम ये हाईली डोप्ड होता है, मतलब नॉर्मल पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उससे कहीं ज्यादा डोप्ड होता है। डिप्लेशन रीजन की थिकनेस कम होती है जिसकी वजह से इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो काफी कम होता है। वहां पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता था उन सबसे काफी कम होता है। तो ये सबसे पहली बात, तो ये हाईली डोप्ड होता है और ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, रिवर्स बायस के ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, चलो बना देते हैं ये ऐसा। इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, कुछ ऐसा होता है कैरेक्टरिस्टिक, ये ऐसा होता है कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बनाया है। यहां पर देखो, यहां पर जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन वोल्टेज आया, ब्रेकडाउन वोल्टेज के ठीक बाद देखो वोल्टेज की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट हो गई, करंट की वैल्यू लगातार बढ़ रही। तो ये है रिवर्स बायस करंट या फिर आप कह सकते हैं जीनर करंट है, और यहां पर ये वोल्टेज हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, बहुत सिंपल है, जैसा वहां था वैसे यहां है। ये बेसिकली काम ही करता है जब ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद ब्रेकडाउन होने के बाद ये काम करता है। इसकी जो डिप्लेशन रीजन होती है वो काफी पतली होती है क्योंकि इसका डोपिंग लेवल हाई होता है, और डोपिंग लेवल हाई होने से इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये ब्रेकडाउन रीजन में इजीली ऑपरेट कर सकता है, ठीक। इसके सिंबल की बात आती है, ये समझने के बाद इसका सिंबल कैसा होगा, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे किया जाता है बुक के अंदर। आपको ऐसे देखने को मिलेगा, एक नॉर्मल डायोड मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल डायोड आप बना देंगे, और इसका सिंबल जो होता है जेड वो इस तरह से बना दिया जाता है। ये ऐसी लाइन खींची जाती थी पीएन में, इसमें इसको जेड जैसा बना दिया जाता है इस तरह से। ये है जेनर डायोड, जेनर डायोड। तो सर्किट के अंदर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा जेनर डायोड। तो सिंबल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यहां पर हम लिख देते हैं
कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, ठीक है, सिंबल बन गया, कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, और ये हो गया उसका डोपिंग लेवल कितना ज्यादा हाई क्यों होता है। तो डोपिंग लेवल हाई करने का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू कम करना, स्मॉल वैल्यू वोल्टेज की, इनपुट वोल्टेज की लगा करके हम इसे आसानी से ब्रेकडाउन में ले जा सकते हैं। ये तो हो गया जेनर डायोड, यहीं से सारी चीजें पूछी। अब आगे बात करते हैं जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये बनता कैसे है और ब्रेकडाउन रीजन में काम कैसे करता है। अब हम बात करेंगे कि रेगुलेशन कैसे होता है, वोल्टेज का रेगुलेशन कैसे होगा। तो इसके लिए क्या है, सर्किट बना रहे हैं, उसको ध्यान से समझना। पेपर में अगर पूछा जाता तो उसी से रिलेटेड सर्किट आएंगे। सबसे पहले यहां पर एक वोल्टेज सोर्स होगा, यहां पर ऐसे ही मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स दिया गया है, ये ऐसा, ठीक है। और इसके साथ में यहां पर क्या होगा, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस लगा होगा जिसको बोला जाता है आर इन, या फिर आप इसे बोलते हैं सोर्स रेजिस्टेंस जिसको आर एस लिखा जाता है, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स के साथ लगा है, तो आप खुद सोचो वोल्टेज सोर्स के साथ अगर लगा है तो ये वैल्यू कम रखेगा, ठीक है। साथ में यहां पर हम एक डायोड लगाएंगे जिसको जेनर डायोड बोल रहे हैं अभी के लिए, ये ऐसा होगा जेनर डायोड। और उस केस में हम यहां पर कांस्टेंट आउटपुट की बात करेंगे कि कोई अगर लोड हुआ, अगर इधर कोई लोड हुआ, ये कोई लोड लगा है अगर, तो इस लोड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये RL हो गया, इसमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। यहां पर जो वोल्टेज होगा VZ होगा, ये प्लस माइनस पोलैरिटी लगाना आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो उसमें ये नहीं बताया जाएगा किधर प्लस किधर माइनस है, ठीक। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है। यहां पर हम V0 की बात करने वाले हैं इस तरह से, ठीक। तो V0 की यहां हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ये V0 हुआ तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे V0 होगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, V0 होगा। यहां पर ये 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा, उस केस में ये 0 वोल्ट होगा, नीचे वाले पॉइंट सब 0 वोल्ट पर चले जाएंगे। तो यहां पर हम अब इसके ब्रेकडाउन के बारे में बात करने वाले हैं। तो करंट की वैल्यू पहले मान लेते हैं करंट इधर चल रहा है, I इनपुट करंट है ये, और यहां पर ये IZ जेनर डायोड में करंट है, और ये है लोड करंट दैट इज IL, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स हो गए। सर्किट जो भी आएगा वो ऐसा ही दिखेगा, बस ये दो टर्मिनल आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि ये लोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज देखने के काम में लिए जा रहे हैं, यही तक का सर्किट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये होता है, इसको कहा जाता है शंट रेगुलेटेड सर्किट, एक और नाम इसका होता है शंट रेगुलेटेड सर्किट। वैसे मुझे नहीं लगता आपको इस नाम की जरूरत है, आप अगर आगे जाएंगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी। ईडीसी में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां पर कोई काम का नहीं है, एनालॉग में पढ़ते हैं, ठीक है। ईडीसी में तो इसके वर्किंग के बारे में पढ़ा जाता है, जो इधर हम लोगों ने देखा, ये वाला पोर्शन जो होता है एनालॉग में आता है। तो अगर हम यहां से V0 की बारे में बात करें तो V0 जो होगा अगर वो कांस्टेंट रहता है, रेगुलेशन का मतलब ये होता है कांस्टेंट, तो यहां पर V0 की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट आती है। तो ये क्या करता है, जो भी फ्लक्चुएटिंग डीसी होगी उससे जो इनपुट मिलेगा आउटपुट हमें कांस्टेंट मिलने वाला है। यहां पर हम V0 की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट रखने का मतलब ये होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब वोल्टेज का कांस्टेंट रहना, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। अब ये काम कब करता है, तो अभी हम लोगों ने देखा ये काम करता है ब्रेकडाउन रीजन के अंदर, सिंपल सी बात है। तो ब्रेकडाउन रीजन के अंदर अगर काम करेगा तो आप खुद सोचो, यहां से देख के कि लिख देते हैं फॉर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन की कंडीशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे, कहेंगे कि अगर ये V0 की वैल्यू IZ से ज्यादा हो जाए तभी तो ब्रेकडाउन होगा, तो हाँ बोलेंगे। कहेंगे कि जो V0 होगा अगर इसकी वैल्यू यहां पर ज्यादा हो जाए VZ से, इन दैट केस ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। अब यहां पर जो रेगुलेशन होता है बेसिकली वो दो तरह का होता है, तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। कभी ये आप नहीं कहेंगे कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर जेनर वोल्टेज से ज्यादा हो गई तो उस केस में ब्रेकडाउन होगा, नहीं। उस केस में ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी कुछ वैल्यू ड्रॉप करवाएगा ना वोल्टेज की, कुछ वैल्यू अगर यहां पर ड्रॉप होती इन दैट केस ये कैसे काम करेगा, यहां का जो वोल्टेज होगा टोटल वोल्टेज वो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहां से डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहां पर जो वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है वो बड़ी हो जाए अगर VZ से, तो उस केस में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो हम उस केस में ऐसा नहीं कह सकते। बात की जा सकती है कि हाँ ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो तो उस केस में क्या होगा, तो उसमें इसका काफी रोल रहता है लोड का। तो कैसे लोड रहता है, मतलब इस लोड का क्या रोल रहता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर रेगुलेशन की बात करते हैं। तो यहां दो टाइप के रेगुलेशन की बात की जाती है, यहीं पर हम बात कर लेते हैं। पहला केस
केस फर्स्ट को बोला जाता है यहां पर लाइन रेगुलेशन का मतलब जो भी इनपुट वोल्टेज है वो कैसा होना चाहिए, वेरिएबल। अगर वो वेरिएबल है तो उस केस में RL जो है उसको हम कांस्टेंट रखते हुए, V नॉट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। दैट इज लाइन रेगुलेशन। तो कोई पूछता है डेफिनेशन तो बता सकते हैं। लाइन रेगुलेशन में क्या होता है कि जो भी आउटपुट वोल्टेज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कि यहां पर क्या हो रहा है, इनपुट सप्लाई कैसे बदल रही है, इस बात पर वो डिपेंड ही नहीं करता है, फिक्स वैल्यू देता है। ठीक, चलो आगे। उस केस में अगर हम बात करें, यहां से समझना ध्यान से, लाइन रेगुलेशन की जब बात की जाएगी तो ये कांस्टेंट होगा कैसे, इसके लिए देखो इक्वेशन अगर हम यहां से लिखें तो बोलेंगे आप आई इन की जो वैल्यू है वो IZ और प्लस IL के बराबर हम बोलेंगे। ठीक है, हम अगर पूछना चाहें नहीं हमें ये बताइए कि यहां पर जो आई इन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं पर बता सकते हैं कि यहां पर होगा V इनपुट माइनस VZ होगा और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, RIN हो जाएगा। हम बोलेंगे हाँ ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसा हुआ। तो अब ये पूछा जा सकता है कि क्या IN फिक्स है, तो यहां से आप बताएंगे हाँ आई इनपुट जो दिया जा रहा है ये फिक्स्ड है। आप बताएंगे क्यों फिक्स्ड है, तो आप बोलेंगे कि यहां पर देखो जो V इनपुट है, ठीक है, V इनपुट यहां पर वेरिएबल है, ध्यान रखना V इनपुट दिया गया है। ठीक है, या इसको आप ऐसे समझिए अभी के लिए, यहां पर इसको हम ऐसे समझाते हैं आपको। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि यहां पर V नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे V नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जा सकता है RL इंटू में, या फिर ऐसे लिखिए IL इंटू में RL लिखा जा सकता है। हाँ बोलेंगे हाँ ठीक है लिखा जा सकता है। तो यहां से जो IL की वैल्यू है या RL की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है तो उस केस में V नॉट की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। अब बात आती है लोड करंट कांस्टेंट है या नहीं, तो लोड करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। रीजन क्या है, देखो यहां से अगर हम इस इक्वेशन से जाएं, इस वाली इक्वेशन से अगर हम जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे कि आई इन तो कांस्टेंट हो गया, पहली बात आई इन की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई इन की बात करोगे तो यहां से लिखा जा सकता है ये IZ, तो हम बोलेंगे हाँ IZ लिख सकते हैं। IZ की वैल्यू अगर मान लो मैक्सिमम चली गई तो उस केस में जो आई लोड होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे मिनिमम हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं ना, समझते जाना। अभी के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता है। और यहां पर अगर बात करेंगे आप V नॉट बाई RL की, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि IL तो फिक्स है, यहां पर IL की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बोलेंगे IL की वैल्यू कांस्टेंट क्यों है, तो इंप्लाइज दैट लगा के बताएंगे कि जो IL यहां से निकल के आएगा दैट विल बी V नॉट बाई Z आएगा, यही तो आएगा। V नॉट बाई Z क्यों बोलेंगे, V नॉट बाई RL आएगा, और RL को क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया, तो इसको फिक्स कर दिया गया। अब उस केस में एक की वैल्यू बढ़ेगी तो एक की वैल्यू कम हो जाएगी, इस वाली इक्वेशन से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया कि लाइन रेगुलेशन में कैसे काम करेगा। एक और होता है जिसको आपको आना चाहिए, वो होता है केस सेकंड। अगर डालें यहां पर सेकंड केस इज लाइन रेगुलेशन था, तो अगर हम यहां से बात कर लेते हैं लोड रेगुलेशन की, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके समझ सकते हैं। रेगुलेशन ये क्या होता है, ये कहता है कि V इनपुट कांस्टेंट कर दो, तो बोलेंगे हाँ इसको कांस्टेंट कर दो, ये कांस्टेंट कर दिया जाए, और यहां पर RL को वेरिएबल कर दें, और यहां पर जो V नॉट है ये RL है और V नॉट है वो कांस्टेंट हो जाए, दैट इज लोड रेगुलेशन। याद रखना आप इसे, अलग इस नाम से आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन फ्रेम होकर के आएंगे, आप लगाना रहेगा आपको। तो V नॉट ऐसा हो गया। यहां से अगर हम देखें तो यही वही बता सकते हैं आपकी जो I इनपुट करंट होगी वो क्या है, दोनों का सम है, IZ प्लस IL का सम है। हम यहां से बोलेंगे कि I इन की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे ऊपर लिखा है V नॉट V इनपुट जो कि फिक्स्ड है अब की बार, और माइनस VZ और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा RIN जो कि फिक्स है। तो यहां से IN की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। तो अगर ये RIN की वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी तो आप खुद सोचो, इनपुट कांस्टेंट आपने लगा रखा है, IN की वैल्यू फिक्स हो गई, तो उसके अक्रॉस जो V नॉट की वैल्यू होगी, V नॉट इज इक्वल टू जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोचो आप खुद ही। यहां की वैल्यू कांस्टेंट है और यहां पर जो करंट जा रही है वो भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप यहां का कांस्टेंट हो गया। तो ओवरऑल यहां का जो
ड्रॉप हुआ, या कह सकते हो यहां का जो भी वोल्टेज हुआ वही वोल्टेज तो यहां भी और यहां भी रहेगा, तो वो वोल्टेज आउटपुट में जो मिलेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर इसके अंदर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये करंट कम हो जाएगी, ये करंट कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो तो डिपेंड करता है। ठीक, तो ये हो गया लोड रेगुलेशन की बात की जाती है। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ध्यान रखना, जब तक ब्रेक डाउन ना हो, फिर से रिपीट करते हैं, जब तक ब्रेक डाउन ना हो तब तक इन रेगुलेशन की बात नहीं करते हम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर ब्रेक डाउन करवाने के लिए इस V0 की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए VZ के, इन दैट केस ब्रेक डाउन होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि जो V इनपुट है वो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर वो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उस केस में ये रिवर्स बायस में काम करेगा। फिर से रिपीट करते हैं, सुनते जाना। अगर हम इसकी वैल्यू बहुत कम रखते हैं, इसका ब्रेकडाउन मान लेते हैं हुआ नहीं उस टाइम पर, तो उस केस में ये रिवर्स बायस में रहेगा। और डायोड को रिवर्स बायस में जब वो लिखा जाता है तो उस केस में क्या होता है, उसमें करंट की वैल्यू अप्रॉक्स 0 रहती है। और करंट की वैल्यू 0, इसका मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो हम लोगों ने बताया था कि वी इनपुट की वैल्यू यहां पर बड़ी हो जाती है अगर VZ से, तो उस केस में ब्रेकडाउन हो जाता, वो सही हो जाएगा। पर उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, इतना ही पता हो चल जाएगा काम। आगे आओ, इस चीज को सर्किट में लगा करके देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं दिए गए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं द आउटपुट ऑफ जेनर डायोड इज 5 वोल्ट। मतलब सर्किट को बनाओ पहले। तो सर्किट बनाएंगे तो आप इनपुट सप्लाई ये हो गई, यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा जिसको आप RIN लिखते हैं और ये हो जाएगा VIN। ठीक है, कितना दिया अभी वो देखते हैं। यहां पर जेनर डायोड होगा, एक जेनर डायोड हो गया, जेनर डायोड, और एक यहां पर लोड हो गया, लोड हो गया। ठीक है, तो यहां पर IL हो गया। अब सुनना ध्यान से चीजों को, ये लोड हो गया, यहां पर जेनर डाउन ब्रेकडाउन होगा तब एक ऑपरेट करेगा, तो 5 है तो प्लस माइनस यहां पर 5 वोल्ट आप कर देंगे, ये ऐसा हो गया। बताना क्या है, 9 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है, तो 9 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है, इनमें करंट दे रखा है, तो ये है 10 मिली एम्पियर और ये कितना है, तो ये 40 मिली एम्पियर है। चेक कर लो, देख लो, लोड करंट की वैल्यू 40 है और जेनर करंट, जेनर डायोड में जो करंट की वैल्यू है वो 10 है। ठीक, पहला ये बताना रेजिस्टेंस ऑफ करंट लिमिटिंग रजिस्टर। तो करंट लिमिटिंग रजिस्टर यही होता है, R इनपुट या फिर R जो सोर्स होता है, इसी को बोला जाता है करंट लिमिटिंग रजिस्टर। करंट लिमिटिंग रजिस्टर, तो करंट लिमिटिंग रजिस्टर हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या कहेंगे आप, बोलेंगे कि इसमें करंट 10 है और इसमें 40 है, तो इसमें जो टोटल करंट होगी वो 50 एम्पियर हो गई। सिंपल सी बात है, जोड़ लेंगे, अलजेब्रिक सम होगा। अब हमें बताना है इसकी वैल्यू, तो आप ये बोलेंगे कि यहां से I इनपुट की, अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखी, वो था V इनपुट माइनस VZ डिवाइडेड बाई में R इनपुट। IN की वैल्यू 50 मिली एम्पियर है तो -3 कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 - 5 डिवाइडेड बाई में R इनपुट आ जाएगा। और अगर यहां से आप R इनपुट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा, देखिए यहां पर बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई में 50 और ये 1000 यहां चला जाएगा, पावर 3 है, तो 50 2 20 बन जाएगा, तो ये कितना आ गया, 80 ओम आ गया फाइनल। ठीक है, तो हमारा ये किसका आंसर था, A पॉइंट का आंसर था। B पॉइंट का आंसर क्या होगा, तो B पॉइंट के आंसर में क्या पूछा है, पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। इस रजिस्टर में पावर डिसिपेटेड कितनी होगी वो बतानी है। तो आप बोलेंगे कि पावर डिसिपेटेड जो होगी, पावर डिसिपेटेड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, I इनपुट का स्क्वायर इनटू में R इनपुट। I इनपुट का स्क्वायर कितना, तो बोलेंगे 50 है, तो 50 और ये -3 बन जाएगा, इसका बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। और इनटू में क्या लिखा जा सकता है, तो इनटू में लिखा जा सकता है R इनपुट। R इनपुट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो अभी निकाला है 80 आई। तो यहां से P जो यहां डेसिपेट होगा, डेसिपेट होगा ऐसे लिख लो, जो P डेसिपेट होगा वो कितना होगा, 5 5 25 हो गया। ठीक है ना, 5 5 25 और 2 0 हो जाएंगे और यहां पर बन जाएगा -6 और ये बन जाएगा 80। 25 अट्ठे क्या होता है, 200 होता है। ठीक है, और ये 3 0 और हो जाएंगे, इनटू में पावर -6 हो जाएगा। अगर हम इन जीरो को सही कर दें तो ये पावर में कितना हो जाएगा, -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 मिलीवाट। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया बी का आंसर। सी का आंसर क्या है, सी का पावर डिसिपेटेड इन डायोड, तो सी का आंसर है डायोड में पावर। तो डायोड में जो पावर लिखी जाएगी वो क्या होगा, अब यहां पर VZ इंटू में IZ लिखना पड़ेगा, तो VZ इंटू में IZ। VZ की वैल्यू 5 और IZ की वैल्यू 10 है, तो मिली एम्पियर में है, तो मिली एम्पियर कर देंगे आप, तो यहां से आएगा 50 मिली एम्पियर, मिलीवाट।
मिलीवाट निकल के आएगा। ठीक, चलो अच्छा है। डी पार्ट क्या कह रहे हैं, इफ द लोड इज डिस्कनेक्टेड, तो यहां पर डी पॉइंट में आप लिखेंगे कि लोड अगर डिस्कनेक्ट होगा तो उसमें करंट कहां जाएगी, आईएल की वैल्यू 0 हो गई। आई इनपुट की वैल्यू वही है, तो आई इनपुट इज इक्वल टू में आई जेड हो जाएगा। इन दैट केस हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 50 मिली एम्पियर। तो उस केस में पावर डिसिपेटेड इन डायोड कितना लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे ये लिखा जाएगा VZ इंटू में IZ, और VZ की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे आप 5 वोल्ट है, और ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर कुछ नहीं, छोड़ो उसे, तो ये हो जाएगा 50 मिली एम्पियर, इसे लिख दो, तो यहां से बन जाएगा 250 मिली वाट। तो इस तरह से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, जैसे ही पढ़ा है वैसे लगाते चले जाएंगे। तो यहां पर थ्योरी जो आपने पढ़ी वो इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई कैसे करना वो यहां सीख लिया। ठीक, एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको आप चाहें तो पॉज करके क्लास कर सकते हैं, इतना पढ़ लिया अब तक। A 10 volt Zener diode along with a series resistance is connected across a 40 volt supply। सुनना ध्यान से, 10 वोल्ट है, तो यहां पर अगर हमारे पास जेनर डायोड है, ये ऐसा जेनर डायोड है, सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, सप्लाई कितनी दे रखी है, 40 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है, तो बोलेंगे ठीक है, इसका प्लस और माइनस यहां का वोल्टेज कितना है, तो 10 वोल्ट है, ये भी ठीक है। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा डायोड बना हुआ जो है, प्लस माइनस, और यहां पर कितना 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट है। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इफ द मैक्सिमम करंट, जेनर करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और ये ऐसा है, यहां पर कोई लोड लगा होगा, ठीक है, RL लोड लगा होगा, तो उन्होंने ये कहा है कि करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू, कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इफ द मिनिमम जेनर करंट इज 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर है, तो यहां पर जेनर करंट की जो वैल्यू है IZ मैक्सिमम, वो कितनी दे रखी है, तो वो दे रखा है 50 मिली एम्पियर, ऐसा दिया गया, सही है। तो इन्होंने कहा है मिनिमम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड कितना होगा, जेनर करंट की वैल्यू 50 मिली एम्पियर। तो यहां पर सिंपल है कि यहां से अगर करंट कोई चलती है, जिसको लिखा जाता है करंट लिमिटिंग रजिस्टर की वैल्यू, तो करंट लिमिटिंग रजिस्टर की वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, मान लेते हैं ये R दिया गया है, R इनपुट है ये, इसी R इनपुट की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो R इनपुट की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, आपको पता है, सिंपल, I इनपुट जो लिखा जाता है V इनपुट माइनस VZ डिवाइडेड बाय में I क्यों R इनपुट लिखा जाता है, आप यही तो जानते हैं, सिंपल है। इन्होंने कहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, फिर से सुनो, ये मैक्सिमम वैल्यू पर है, कौन सी करंट है, IZ करंट मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो अगर यहां से I इनपुट की वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, V इनपुट बोलेंगे 40 वोल्ट माइनस ये 10 वोल्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, R इनपुट, ठीक है, IN, ठीक है। इसको हम यहां तक सॉल्व कर लिए। अब ये समझिए कि I इनपुट क्या लिखा हम लोगों ने, अभी जो यहां पर पढ़ा था, ये देखो इस वाले में I इनपुट की वैल्यू क्या लिखी जाती है, तो I इनपुट की वैल्यू लिखी जाती है IZ प्लस RL, तो यहां पर IZ प्लस IL लिखा जाता है, और ये वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट VIN की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट दे रखी है। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया, तो आप खुद सोचो, IZ अगर मैक्सिमम हुआ, IZ अगर मैक्सिमम हुआ, तो उस केस में क्या होगा, IL की जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, मिनिमम आएगी, क्योंकि ये IN के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं ना, सिंपल है। तो यहां से पता लग रहा है कि IL की वैल्यू मिनिमम होगी जब IZ मैक्सिमम होगा, ठीक। हमें यहां पर IN की वैल्यू रखनी है, तो आप बोलेंगे IL की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आप बोलोगे 0। इन दैट केस क्या होगा, जो पहले क्वेश्चन हुआ वही देखो रिपीट हुआ है दूसरी फॉर्म में। तो IZ की वैल्यू का मतलब लोड डिस्कनेक्टेड है, लोड इज डिस्कनेक्टेड, लोड इज डिस्कनेक्टेड, और लोड इज डिस्कनेक्टेड होगा तो I इनपुट की वैल्यू ही हो जाएगी IZ मैक्सिमम के बराबर। अब यहां से आप बोल सकते हैं ये किसके बराबर है, तो ये आपने कहा कितनी है करंट, जेनर करंट 50 मिली एम्पियर, तो हम यहां से बोलेंगे कि इनपुट करंट हो गई 50 मिली एम्पियर, तो मिली क्यों लिखे, -3 से बदल लेते हैं, यहां पर हो जाएगा 30, क्योंकि 40 - 10 30 हुआ, और R इनपुट हुआ। तो R इनपुट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो आप बोलेंगे 30 हो गया, और यहां पर 1000 हो जाएगा, और ये 50 का डबल होता है 100,
और यहां पर बन जाएगा 20। 1 मिनट फिर से देखना, सिर्फ एक ही जीरो आएगा, ये 20, हाँ ठीक है, और ये बन जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 600 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस जैसे समझ लिया चीजों को उस तरह से आप समझिए और उनको याद रखने की कोशिश कीजिए, केसेस को याद रखिए कि कैसे कैसे हम डील कर सकते हैं। तो दो तरह का रेगुलेशन, एक वोल्टेज रेगुलेशन होता है या कह सकते हैं आप लाइन रेगुलेशन होता है, एक लोड रेगुलेशन होता है। दोनों केस याद रखेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो इनपुट सप्लाई होगी वो कांस्टेंट होगी आपके सिलेबस में, ठीक है। दोनों केस मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं कि जेनर डायोड से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो भी आपके सीट में क्वेश्चन होंगे जेनर डायोड के, या जो भी आप बुक पढ़ रहे होंगे जेनर डायोड का, आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं, वो हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम यहां पर फोटो डायोड के बारे में। तो इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, यहां पर कुछ चीजों के बारे में हम डिटेलिंग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि यहां पर हम बात करने वाले हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। थोड़ा नीचे लिखो, नहीं दिख रहा होगा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। अब ये सोच रहे होंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं, ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इसमें नाम से घबराने की जरूरत नहीं कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं। ऑप्टो का मतलब क्या होता है, लाइट ही तो होता है। क्या होता है इसका मतलब होता है लाइट, सिंपल है, ठीक। तो यहां पर जो भी हम पढ़ने वाले हैं इन सब में एक चीज कॉमन होगी कि हम यहां पर जो भी एनर्जी यूज करेंगे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर हम बात करेंगे, जैसे वहां पर बात किया था सेम वही बातें होंगी, लेकिन ये चीजें जो होंगी उनका एक्साइटेशन जो होगा, या बोल सकते हो कि यहां पर हम लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। हम किसमें सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, तो आप बताएंगे सॉलिड में। सॉलिड में बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, तो बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम ऐसी बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो थोड़ा आइडिया ले लेते हैं पिछले लेक्चर्स का। तो यहां पर हमारे पास ये ऐसा है, ठीक है। इधर इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है और इधर होती है एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी हो गई तो उस केस में यहां पर एक बैंड लाई करता था और एक बैंड यहां पर लाई करता था, यही तो था। इस वाले को हम लिखते थे EC और इस वाले को लिखते थे EV। वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल को EV और EC लिखते थे। ये होता था कंडक्शन बैंड और ये होता था हमारे पास वैलेंस बैंड। ये तो पिछला आइडिया होगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो यहां पर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो खाली रहता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक। यहां पर जो एनर्जी यूज की जाती है बेसिकली वो लाइट एनर्जी होगी। अब लाइट एनर्जी की अगर बात करें तो ये वाला गैप हम जानते हैं कितना होता है, तो बोलेंगे आप ये होता है EG। और अगर हम यहां से बात करें कि EG तो किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे EC माइनस EV के बराबर होगा। और अगर यहां पर ध्यान रखना, अगर हम इसको, ये तो क्या हो गया, ये बैंड डायग्राम है। वो जो 2 घंटे की क्लास थी उसका बिल्कुल रिकैप ले रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं भी देखी होगी तो भी ये क्लास समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर यहां पर हम सिलिकॉन को बना लें, सिलिकॉन, यहां पर सिलिकॉन, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। यहां पर बॉन्ड बना होगा ना, तो यहां पर कुछ ऐसे बॉन्ड बने होंगे, ठीक है। यहां पर बॉन्ड बने होंगे कुछ इस तरह से, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, आप जानते हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्री इस तरह से नहीं होती जैसी हम बना रहे हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल बात पहले ही कर ली है, नहीं तो केमिस्ट्री की वजह से सोचो कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है गलत है। तो हाँ, बोर्ड पर तो ऐसे ही बना रहे हैं ना, देखने के लिए, समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं। बाकी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा टेट्राहेड्रल कैसे बनता है। 2 बॉन्ड एंगल के बीच, या 2 बॉन्ड जो होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, या कह सकते हो एंगल होता है, वो 109 और 28
109 डिग्री का और 28 मिनट का एंगल होता है सबके बीच में। तो सब में इतना तो एंगल है नहीं, यहां पर हम 90 का एंगल ले रहे हैं, ऐसा हो गया। ठीक है, अब सुनना चीजों को ध्यान से और ऑब्जर्व करना। अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन भरें तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलेंगे हाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो, सब में भर दिए 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब कैसे कैसे हैं इलेक्ट्रॉन? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहां पर लाई करते हैं? तो आप बोलेंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं वैलेंस बैंड के अंदर। मतलब ये जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है? वो है वैलेंस बैंड में। और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लाइट एनर्जी जो हम देने वाले हैं, यहां से जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी, एनर्जी जो सप्लाई की जाएगी, एनर्जी जो भी हम सप्लाई करेंगे वो एनर्जी सप्लाई की जाएगी E अगर है तो वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? Eg। अगर Eg से ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा? वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया और ये चला गया यहां कहीं पर। अब समझना, ये मान लेते हैं यहां कहीं पर चला गया इधर, और अगर वो वहां जाएगा तो आप खुद सोचो यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। समझ नहीं आया? ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट होगी इसी को क्या आप बोलते हो? होल बोलते हो। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन होगा? तो ये आप इसे बोलेंगे ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कहां पर लाई करेगा? तो कंडक्शन बैंड में लाई करेगा, कंडक्शन बैंड में लाई करेगा, सही से लिख लो, कंडक्शन बैंड में लाई करेगा। और ये कहां पर होता है? तो वैकेंसी क्रिएट होती है वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड के अंदर। ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या है? तो ये आप बताएंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। और ये कहां पर होते हैं? तो ये वैलेंस बैंड में होते हैं। एक बार पूरे लिख देते हैं। अब और क्या है? वैलेंस बैंड में होते हैं। जो बना है आपके सामने इसको बोला जाता है बॉन्ड डायग्राम। और बताया था, इसी को रिलेट करने के लिए पूरी क्लास चली थी 1 घंटे से ज्यादा, इसी को रिलेट करने में। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पर हम लोग गए थे। तो आपको देखना आना चाहिए कि बैंड डायग्राम कैसे है और बॉन्ड डायग्राम कैसे, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां है, इस चीज का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक, तो समझ में आया कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है वो लाइट एनर्जी होती है। अब लाइट एनर्जी में जानते हैं लाइट की एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है? तो पूरा मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ लाइट दैट इज रेडिएशन, वो क्या लिखी जाती? E इज इक्वल टू में क्या लिखते हैं? hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, या आप इसको लिखते हैं h इंटू में f। दोनों में से आप कुछ भी लिखते हैं। इसका मतलब है जो एनर्जी होती है, इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होती है वो या तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन आकर के गिरेगा उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी कम वेवलेंथ का फोटोन आकर के गिरेगा उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि देखो दोनों यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। V इज इक्वल टू में F इंटू में लैम्डा होता है, ये तो लिखते हैं हम, ये जनरली लिखा जाता है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जो F होगा वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है फॉर वैक्यूम। ठीक है, किसी भी मीडियम के लिए बात करें तो ये कांस्टेंट रिलेशन आता है। F ज्यादा होगा लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा तो F ज्यादा होगा, या लैम्डा ज्यादा होगा तो F कम हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं। तो जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं अब की बार एक्साइटेशन के लिए या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने के लिए कंडक्शन बैंड में, या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को हम अगर इंटर एटॉमिक स्पेस में ले जा रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां है? तो आप बताएंगे इंटर एटॉमिक स्पेस के अंदर है। दो एटम के बीच में जो सेपरेशन होता है, या कह सकते हो जो गैप होता है, उसको इंटर एटॉमिक स्पेस बोला जाता है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है बोला जाता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो कंडक्शन बैंड में लाई कर रहा है, और ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतना बेसिक आइडिया तो आपको पहले लेक्चर से लग गया होगा। फिर भी अगर आपने पहली क्लास नहीं देख रखी है, केवल आप स्पेशल पर्पज ऑफ डायोड पढ़ने आए हैं, मतलब इसको देख के आप ये पढ़ने आए हैं, अगर सिर्फ यहां से आप जेनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल, इन सबको पढ़ने आए हैं, तो भी आपको बेसिक आइडिया यहां से सारी चीजों का एक एक करके मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं किस चीजों पर काम करती हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं, आओ सबसे पहले बात करें कि मान लीजिए कि हमारे पास एक लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस है और सामने से लाइट आ रही है। तो आपने क्या किया? कन्वर्जिंग लेंस लिया और उसको लगाया, जितनी लाइट थी उसको कन्वर्ज किया और अपने हाथ पर गिराया, अपने हाथ पर गिराया। तो क्या होगा? हमारे हाथों के अंदर
कि कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जिनका कनेक्शन ब्रेन पर होता है, जानते हैं आप। तो जो वहां से लाइट आकर के गिरेगी, वो लाइट पहले कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज होकर जब हमारे हाथ पर गिरेगी तो हमारे हाथ को क्या होगा, गर्म होना शुरू होगा, और ज्यादा लाइट अगर गिरेगी तो हमारा हाथ जल भी सकता है। यही तो हुआ। इसका मतलब है कि यहां पर जो भी एक्टिविटी हो रही, जैसे ही ये गर्माहट का हमें एहसास होता है तो उस केस में हमें सिग्नल ब्रेन को जाता है कि यहां से हाथ हटाओ, यहां पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, आपके हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। तो वो तो ठीक है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक नर्वस सिस्टम बना हुआ है, पूरा उसका जाल बना हुआ है जिसका कनेक्शन सीधा ब्रेन को होता है, और यहां पर कोई भी एक्टिविटी होती है जिससे हमें नुकसान पहुंचता है तो उसका सिग्नल तुरंत ब्रेन को जाता है, और ब्रेन यहां से कहता है कि यहां से हाथ हटाओ वरना जल जाएगा। ये तो हो गया ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो ह्यूमन बॉडी नहीं है, उसके अंदर यहां पर नर्वस सिस्टम का कोई जाल नहीं लगा हुआ होता है। फिर भी अगर हम लाइट को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो देखा होगा आपने कि फोटो डिटेक्टर लगा होता है। जैसे यहां पर देखिए ये फोटो डिटेक्टर्स लगे होते हैं, इसके अंदर यहां पर फोटो डिटेक्टर लगा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम रिमोट से इसको चेंज करें, स्लाइड को, यहां पर रखा था अभी, रुको देखो बताते हैं। ये देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहां से अगर इसको चेंज करते हैं, स्लाइड को चेंज करते हैं, तो देखो स्लाइड चेंज हो रही है, स्लाइड चेंज हो रही ना। इसका मतलब यहां से लाइट का सिग्नल भेजा जा रहा है, इस रिमोट से लाइट का सिग्नल भेजा जा रहा है इस बोर्ड को, और वहां पर लगा है एक फोटो डिटेक्टर जो इसके अंदर की लाइट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और लाइट को डिटेक्ट करके ही वो ऑपरेट करता है। जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी को अगर आपको ऑन करना है तो आप क्या करते हैं, रिमोट का बटन दबाते हैं, टीवी ऑन हो जाती है। तो क्या हुआ कि जो आपके पास रिमोट है उसमें एक लगा है एलईडी, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, एलईडी लगा है, और जो टीवी है उसके अंदर साथ में लगा होगा फोटो डिटेक्टर, जो कि क्या करता है, यहां से निकली हुई लाइट को डिटेक्ट करता है, और जैसे लाइट को डिटेक्ट करता है वो ऑपरेट करता है और टीवी ऑन हो जाता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं अगल बगल की चीजों से, तो सिंपल है। तो यहां पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जैसे हमारे हाथ के ऊपर आकर की लाइट गिरती है तो हमारा हाथ वहां से हट जाता है, हमारा ब्रेन वहां से हाथ को हटाने का सिग्नल देता है हमें, तो हम हाथ को हटा लेते हैं। वो तो पता चलता है नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीजें होती हैं उससे पता चल जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में तो ऐसा नहीं होता। तो उसका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में अगर बात करें तो बेसिकली हमारा डिस्कशन चलने जा रहा है फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर, या आप इसको बोलेंगे, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, तो बात करेंगे फोटो डायोड नाम से, लेकिन अभी के लिए इसको हम फोटो डिटेक्टर कह रहे हैं। समझते हैं चीजों के बारे में। तो फोटो डिटेक्टर का मतलब ये सिंपल हुआ कि अगर हमारे पास यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड है, समझना पीएन जंक्शन डायोड है, ये है पीएन जंक्शन डायोड, ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है, यहां पर निगेटिव है, यहां पर निगेटिव है, और यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव है, ठीक। यहां पर निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, बस इतना सारा क्या वो बनाना, छोटा सा थोड़ा बना दो बस, आप जानते हैं, समझते हैं सारी चीजों को। यहां पर प्लस बना दिया, ठीक। अब यहां से देखना, इनके पास होल्स होते हैं और इनके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं पर उनको हम नहीं बना रहे हैं अभी। सिंपल फोटो डिटेक्टर करता क्या है बेसिकली, तो फोटो डिटेक्टर का काम ये होता है, फोटो डिटेक्टर बोल सकते हैं आप या फोटो डायोड बोल सकते हैं, फोटो डायोड आगे स्लाइड में आपको मिलेगा। फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर ये कैसे काम करता है, मतलब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो लाइट गिरी ये कब बताएगा, तो उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले इसको हम कर देते हैं रिवर्स बायस्ड। यहां पर देखो पी है, पी टाइप है या पी रीजन है, और इधर ये दिया गया एन रीजन या एन टाइप का सेमीकंडक्टर लगा है, ठीक है। ये हमें कैसे बताएगा, तो इसको हमें रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे हम, हाँ बोलेंगे ठीक है कर दो, ऐसा कर दिया। तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यहां पर ये वोल्टेज सप्लाई करेंगे, उस केस में एक ऐसा होगा रिवर्स बायस्ड होगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि कोई भी मतलब कोई भी लाइट एनर्जी इसके ऊपर नहीं गिरे, जब भी एनर्जी की बात करेंगे, एक्साइटेशन की बात करेंगे, तो लाइट एनर्जी ही होगी, क्योंकि हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा कम करना चाहो तो थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है, छोटा कर लिया, सारी चीजें विजिबल होंगी आई थिंक अब वहां से,
ठीक है, तो इसको जैसे ही फॉरवर्ड बायस किया और यहां पर कोई भी लाइट हम नहीं गिरा रहे हैं, तो आप जानते हैं फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करेगी। आपने देखा था पीएन जंक्शन डायोड, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, उस केस में क्या होता है, जब रिवर्स बायस किया जाता है तो नॉर्मली यहां के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर ड्रिफ्ट लगता है, क्योंकि ये इधर की तरफ फील्ड लगाएगा, ये बैटरी का फील्ड है, ये फील्ड लगाएगा तो इनके ऊपर इधर की साइड में फोर्स लगेगा, तो उधर की साइड ड्रिफ्ट होंगे, तो यहां पर ड्रिफ्ट करंट जो निकल के आती है वो आती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, जो कि बहुत कम होती है। ठीक है, ये तो हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं, इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाएं, तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन में नहीं ले जाना है इसे, सिंपल है, ये ऐसा बनेगा। तो यहां पर ये हो जाएगी करंट और ये हो जाएगा वोल्टेज, और वोल्टेज है तो रिवर्स बायस वोल्टेज हो जाएगा, और यहां पर करंट जो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स करंट। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी। यहां पर कोई लाइट नहीं गिरी है, तो जब तक अगर यहां कोई लाइट नहीं गिराई जाती, उस केस में जो ये करंट होती है इसको बोला जाता है डार्क करंट। आप याद रखेंगे टर्मिनोलॉजी, ये कौन सी करंट होती है, तो ये करंट होती है डार्क करंट। अभी सबको समराइज करेंगे, क्योंकि जितने भी डायोड यहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं, या जितने भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, सब इसी से रिलेट करेंगे। तो ये डार्क करंट है। अब मान लो इसके ऊपर किसी ने लाइट गिरा दी, इसके ऊपर किसी ने लाइट गिरा दी। मान लिया हमारे पास नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था, ये है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था, और इस पर लाइट गिरा दिया किसी ने। ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है और किसी ने लाइट गिरा दी, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव सारे बन गए। यहां पर पॉजिटिव बना देंगे, यहां पर एक और नेगेटिव बना दो, पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव बना दो, 3 हो गए, 3 इधर, इसमें 4 हो गए। पॉजिटिव 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 और एक और पॉजिटिव बना दो। ठीक है, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सारे बन गए। ठीक, अब समझते जाना, चीज़ों को ध्यान से समझना। ठीक है, चाहे तो आप इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, चीज़ों को बढ़ा के देख लेना, फॉरवर्ड करके 2x में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी बात जो है वो शुरू ये हो रही है कि इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो कैसे बताएगा। सिंपल मतलब है, अगर आप इसे बढ़ा के देखना चाहें देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो कैसे बताएगा कि हाँ हमारे ऊपर लाइट गिरी है। हम तो बता देते हैं कि हमारे हाथ पर लाइट गिरी है, तो नर्वस सिस्टम बना हुआ ब्रेन को जाता सिग्नल बता देता है, पर ये कैसे बताएगा उसको हमें समझना पड़ेगा। तो हमारे पास ये मान लीजिए पीएन जंक्शन के डिप्लेशन रीजन बना हुआ है, ये इसमें यहां पर होल्स हैं खूब सारे, ये होल्स हैं खूब सारे होल्स हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मान लिया कि वो जैसा था वैसा है, यहां पर इसको हमने रिवर्स बायस कर रखा है। ठीक है, यहां पर लाइट गिर रही है, सुनना ध्यान से, यहां पर लाइट गिर रही है, यहां पर लाइट गिर रही है, लाइट गिराई हम लोगों ने। पहले क्या था, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक अगर इसका हम बनाए दोबारा से, तो पहले ऐसा था कैरेक्टरिस्टिक इसका, ऐसा। ठीक है, यहां पर ये V रिवर्स था और यहां पर I रिवर्स करंट थी। यहां पर जो I थी वो डार्क करंट थी, क्योंकि यहां पर लाइट नहीं थी। ठीक, लेकिन जब लाइट गिराएंगे आप, तो लाइट जब गिराएंगे और लाइट की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन Eg है, समझना ध्यान से चीजों को रिलेट करते हुए। लाइट की जो एनर्जी है, लाइट की एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, तो अभी देखा HF से लिखी जाती है, या आप इसको hc/λ से करके लिख सकते हैं। तो ये जो एनर्जी गिर रही है वो ग्रेटर देन बैंड गैप के है, दोनों के बीच का गैप जो होता है जिसको आप फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, उससे ज्यादा है। तो अगर उससे ज्यादा होगा तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, या कह सकते हैं कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर बॉन्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहां पर जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो इंटर एटॉमिक स्पेस में चला जाएगा। या बैंड थ्योरी की बात करें तो कहेंगे हम यहां पर कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इतनी एनर्जी है, दे दिया आपने। तो जैसे ही एनर्जी आप देंगे तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जाना शुरू हो जाएगा। कैसा, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कंडक्शन बैंड में। तो यहां का इलेक्ट्रॉन अब यहां ऊपर शिफ्ट होगा। यहां के इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर शिफ्ट होंगे तो खुद सोचो आप
कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहां पर बनते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ड्यू टू लाइट, ड्यू टू लाइट, लाइट की वजह से बने हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होना शुरू करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहां पर हम डेल्टा, या फिर मान लो हम यहां पर मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, n ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले हैं, और यहां पर अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं p है, ये क्या है, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स, ये पहले जब लाइट नहीं गिरी तब के हैं। अब जैसे ही आप लाइट गिराएंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हो, या कह सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इंटर एटॉमिक स्पेस में चले जाएंगे, मतलब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री। और इसमें हम लोगों ने रिवर्स बायस कर रखा है, तो रिवर्स बायस करोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ड्रिफ्ट इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू करेंगे। तो आप पहले सोचो, पहले अगर ये नंबर n था तो अब हो जाएगा n प्लस डेल्टा n, और यहां पर अगर ये पहले नंबर p था तो अब हो जाएगा p प्लस डेल्टा p। आप खुद ही सोच के देख सकते हो कि पहले जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उनकी वजह से करंट बढ़ रही थी, जैसे ही आपने लाइट गिराई जंक्शन के ऊपर, वहां पर क्या हुए, जितने भी ये m मोबाइल आयन थे इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है, अब ये नहीं कहना इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा बॉन्ड डायग्राम, बैंड डायग्राम पूरा डिटेल में पढ़ा है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो चले गए कंडक्शन बैंड में। जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे जो पहले पार्टिसिपेट कर रहे थे करंट में, और नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए। तो बताओ करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बढ़ेगा, हाँ करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो अगर यहां पर अब करंट की वैल्यू लिखी जाए, अब करंट की वैल्यू लिखी जाए तो आप क्या बोलेंगे, I लिखा जाएगा, पहले जो करंट फ्लो कर रही थी वो तो रहेगी ही रहेगी, डार्क करंट, साथ में अब यहां पर लाइट करंट और आ जाएगी, ये हो जाएगी करंट, डायोड करंट। क्यों, ये L का मतलब लोड करंट नहीं है, ये कैसी करंट है, लाइट करंट, लाइट के प्रेजेंस की करंट है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में जो करंट आई है वो करंट है। तो देखो करंट की वैल्यू पहले डार्क करंट के बराबर थी, मतलब ये था, लेकिन बाद में क्या हुई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, और अगर बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे यहां से इंटेंसिटी, जैसे जैसे आप इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, तो आप जानते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी पर सेकंड जो गिरने वाले नंबर ऑफ फोटॉन होंगे वो बढ़ जाएंगे, और पर सेकंड गिरने वाले फोटॉन्स बढ़ेंगे, इसका मतलब गिरने वाले एनर्जी पैकेट्स बढ़ेंगे। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन, वो भी तो बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन बढ़ेगा, तो उस केस में यहां पर करंट आएगी, जो करंट होंगी IL, ये करंट हो गई मान लो 1 हो गई, ये करंट हो गई मान लो 2 करंट हो गई। और यहां पर आपसे पूछा जाए कि दोनों करंट के इंटेंसिटी को कंपेयर करो, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी किसकी, तो बोलेंगे इंटेंसिटी जो होगी IL2 की वो ग्रेटर देन होगी इंटेंसिटी IL1 की, क्योंकि उसके देखो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसके करंट का मैग्नीट्यूड कम है। एक सवाल यहां से पूछा जाता है ज्यादातर कि बताइए यहां पर तो कोई भी वोल्टेज नहीं लगा, क्योंकि यहां पर वोल्टेज की वैल्यू तो जीरो है, वोल्टेज जीरो है, बट करंट की वैल्यू नॉन जीरो है, व्हाई। तो आप बताएंगे कि यहां पर वोल्टेज तो हमने नहीं लगा रखा, मतलब क्या किया गया है, वोल्टेज ना लगाने का मतलब अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है, फिर से ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर वोल्टेज जीरो, V बराबर जीरो का मतलब हमने इन दोनों को डायरेक्ट मिला दिया है। तो जैसे मिलाएंगे आप तो इसका मतलब आपने इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया है, और शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, फिर भी करंट का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ आ रहा है, जबकि नहीं लगाया कोई भी वोल्टेज। तो यहां पर करंट नॉन जीरो है, तो इसका जो रीजन है वो आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप बताएंगे कि यहां पर लाइट जो है, लाइट सोर्स की जो एनर्जी है वो कैसी है, लाइट सोर्स की एनर्जी जो है वो नॉन जीरो, क्योंकि लाइट तो इसके ऊपर आप लगातार गिराएंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे, तो जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा उनकी वजह से कुछ ना कुछ तो करंट बनेगी, तो उस करंट का मैग्नीट्यूड यहां पर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये IL1 IL2 हो गया। तो हम ये बता सकते हैं कि इंटेंसिटी के हिसाब से करंट का मैग्नीट्यूड कैसे बदल रहा होगा, तो ये फोटो डिटेक्टर का काम होता है। अब ये खुद सोचो आप, पहले करंट थी I डार्क के बराबर,
अब करंट हो गई आई डार्क प्लस आई एल, मतलब लाइट की प्रेजेंस की वजह से जो करंट का मैग्नीट्यूड था ये वाली वैल्यू ये इंक्रीज कर गई। तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर गया तो इस ग्राफ को देख करके आप पता नहीं लगा सकते? क्या पता लगा सकते हैं? तो बोलेंगे आप इनको पता लगाया जा सकता है इजीली इस वजह से कि यहां पर जो करंट है वो पहले से काफी बढ़ गई है और पहले करंट थी कम, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई एनर्जी गिरी और बेसिकली हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो लाइट एनर्जी ने इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया या कह सकते हो करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया है और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा अगर करंट का तो उस केस में हम पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर लाइट आकर के गिरी है एज अ फोटो डिटेक्टर या फिर कह सकते हो लाइट डिटेक्टर की तरह ये काम में लिया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम किन किन की बातें करेंगे? तो हम सबसे पहले बात करेंगे फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर, दूसरा हम बात करेंगे एलईडी और तीसरा बात करेंगे हम यहां पर सोलार सेल के बारे में। सोलार सेल के बारे में बात करेंगे, इन तीनों के बारे में हमें बात करनी है क्योंकि जेनर डायोड तो पढ़ लिया हम लोगों ने, इनकी बातें करेंगे। तो यहां से समझ में आया होगा कि जब करंट नहीं होती है, जब करंट कह रहे हैं जब यहां पर लाइट एनर्जी नहीं लगाई जाती, जो करंट फ्लो करती है वो डार्क करंट होती। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आगे स्लाइड में लिख रखा है, यहां पर हम लोग समझ रहे हैं। जैसे लाइट गिरना शुरू करती है करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको रिवर्स बायस में ही क्यों काम में लिया जाता है, फॉरवर्ड में काम में क्यों नहीं ले सकते? तो इसका जवाब होगा वाई इन रिवर्स बायस। ये बात आती है कि रिवर्स बायस में से काम क्यों लिया जाता है, तो आप इसका जवाब बताएंगे। अगर आपसे कोई वाइबा में भी पूछता है कि इसे रिवर्स बायस में ही काम में क्यों लिया जाता है, फॉरवर्ड में क्यों नहीं, तो ध्यान रखना जो यहां पर करंट होती है आई वो किस में होती है? मिली एम्पियर में, और यहां पर जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में या फिर नैनो एम्पियर में होती है। नैनो एम्पियर में किस में होती है? सिलिकॉन होता है तो नैनो एम्पियर में होती है, और यहां पर माइक्रो एम्पियर की बात करें तो ये किसके लिए होती है? तो आप याद रखेंगे जर्मेनियम के लिए होती है। यहां से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रखा है, आपने पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, आपने इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रखा है। ये कैसा बायस्ड है? फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रखा। तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर लाइट गिराएंगे, अगर इसके ऊपर लाइट अगर गिराएंगे, आप लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो लाइट इंसिडेंट करने से इसके अंदर जो करंट चेंज होगा, करंट का जो चेंज होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए करंट का मैग्नीट्यूड पहले आई जो दिया गया था 2 मिली एम्पियर था, तो या फिर ऐसे 2 मिली एम्पियर था, तो आई की वैल्यू मान लो 3 या 4 मिली एम्पियर हो जाएगी, या बेसिकली बोल सकते हो 2.2 मिली एम्पियर इतनी हो जाएगी। तो इतने चेंज को हम उतनी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इतने कम चेंज को हम उतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है कि ये फॉरवर्ड बायस में काम में नहीं लिया जाता है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है? तो रिवर्स बायस की बात करें तो IR जो होता है, रिवर्स बायस जो करंट होती है, अगर वो 20 मिली माइक्रो एम्पियर पहले बह रही थी मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है? बढ़ करके 50 माइक्रो एम्पियर हो जाती है। इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो चेंज होता है वो केवल रिवर्स बायस में देखने को मिलता है, फॉरवर्ड बायस में देखने को नहीं मिलता। तो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि फॉरवर्ड बायस में काम में क्यों नहीं लिया जाता। आप बोलेंगे फॉरवर्ड बायस में इसलिए काम में नहीं लिया जाता क्योंकि जब भी कभी लाइट इंसिडेंट करवाई जाएगी फॉरवर्ड बायस करके इस पीएन जंक्शन डायोड को, तो उस केस में करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में चेंज नहीं होता, नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर रिवर्स बायस में इसी को यूज किया जाए तो रिवर्स बायस में करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफी अच्छा खासा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है। इसमें करंट का मैग्नीट्यूड पहले से इतना ज्यादा हो गया, मतलब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो थियरी चल रही थी यहां पर विदाउट स्लाइड थियरी जो चल रही थी वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ये जो पोर्शन था वो आपके रिवीजन का था लेक्चर नंबर 1 के, तो आपने अगर वो नहीं देखा था तो उसका रिवीजन था इधर, और यहां पर हम लोगों ने फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड के बारे में बात करना शुरू किया। ठीक है, अब बुकिज लैंग्वेज आपको चाहिए तो बुकिज लैंग्वेज यहां पर आओ, हम दे देते हैं आपको। फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या होता है वहां पर समझ लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है तो आपने लिख लिया वही ठीक है, बस ये आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। फोटो डायोड क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ डायोड होता है। ठीक है, ठीक है, फोटो डिटेक्टर का काम करता है, और फोटो डिटेक्टर, ठीक है, बेसिकली फोटो डिटेक्टर ही होता है। In case of semiconductors, electrons are released from the valence band when energy is supplied to such electrons। कह रहे हैं कि अगर हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, जो कि अभी यहां पर देखा हम लोगों ने,
यहां पर देखो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस बैंड था और ये कंडक्शन बैंड था, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दिया, कंडक्शन बैंड में चले गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। वही बातें यहां लिखी हैं। कह रहे हैं कि अगर हम केस सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को अगर एनर्जी देते हैं तो वो क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। दिस एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये एनर्जी हीट के फॉर्म में भी दी जा सकती है, आप उसे गर्म भी कर सकते हैं, और थ्रू एन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो आप उसको हीट के फॉर्म में दे सकते हैं। हीट के फॉर्म में देने का मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। याद होगा हम लोगों ने 3 फैक्टर के बारे में बात किया था, आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दे सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बना सकते हैं इन चीजों को, वी एक्सेलरेटिंग दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, या फिर आप लाइट एनर्जी भी दे सकते हैं। देखो क्या है, लाइट एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस द करंट इन अ सेमीकंडक्टर, लाइट एनर्जी का यूज करके भी हम सेमीकंडक्टर में करंट को फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। सपोज एन ऑप्टिकल फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, अगर ऑप्टिकल फोटोन फ्रीक्वेंसी एफ का गिरता है, इज इंसिडेंट ऑन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के ऊपर, सच दैट इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन बॉन्ड गैप, मतलब जो यहां पर एनर्जी है वो HF है और वो ग्रेटर देन है किससे, Eg से। तो आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस फोटोन विल एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में भेज देगा, लीविंग अ वैकेंसी और होल इन द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में वैकेंसी को क्रिएट कर देता है जिससे कि होल्स बन जाते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये क्या होता है, फोटोडायोड होता है, ठीक है। तो फोटोडायोड हो गया, बेसिक है, सिंपल है, तो आप इसको समझ सकते हैं। फोटोडायोड का सिंबल वैसे ही, ये ऐसा और ये हो गया, एक मिनट सॉरी, ये ऐसा बन गया और यहां पर इस तरह से आप बना सकते हैं, या सिंपल ऐसे ही सीधे बना दीजिए, ये हो गया फोटोडायोड, ये है, ठीक है। ये फोटोडायोड है, फोटोडायोड है। यहां से आपसे कोई पूछेगा कि डार्क करंट क्या होती है, तो कहोगे ये किस में काम करता है, तो बोलेंगे आप रिवर्स बायस में काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि रिवर्स बायस में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट का चेंज आता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर उसको हम पहले से रिवर्स बायस करके रखते हैं तो। लेकिन फॉरवर्ड बायस में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट का चेंज नहीं आता, इसलिए हम इसे फॉरवर्ड बायस में यूज नहीं करते, सिंपल है। इस तरह का ये सिंबल हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये है सिंबल, ठीक है, सॉरी सिंबल है, ये सिंबल हो गया, ठीक है, सिंबल, ठीक। तो ये सिंबल हो गया, सिंबल इस तरह का होगा, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है इस तरह से, लेकिन थ्योरी आपने यहां पर समझी है बेसिक। ये देखो, ये फोटोडायोड की बात कर रहे हैं हम लोग, यही फोटोडायोड या फोटो डिटेक्टर है। यहां से आपको चीजें आनी चाहिए, ये तो बुकिश लैंग्वेज है यहां पर जो लिखी गई है, ठीक। चलो अच्छा है, तो ये हमारे पास फोटोडायोड हो गया। अब आगे बात करते हैं, यहां पर भी देखो वही लिखा है, ए फोटोडायोड इज फॉरवर्ड बायस, वही बातें लिखी हैं, इनको समझते जाना। सर्टेन करंट फ्लोज इन सर्किट एज डिपिक्टेड बाय पोर्शन ए बी, इसको हम बना देते हैं आपके लिए, ऐसा है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में सर्टेन करंट फ्लो करती है, ठीक है। द करंट ए बी दैट फ्लोज विद नो लाइट, हाँ ठीक है, कोई लाइट अगर नहीं गिराई जाती तब की बात कर रहे हैं। व्हेन फोटोन ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी HF falls on the photodiode, ठीक है, more electrons from valence band move to the conduction band provided HF is greater than the forbidden energy gap, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए, जो HF आएगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, Eg से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू दिस करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजेस, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करती है, इधर इंटेंसिटी बना लेते हैं, उधर करंट की बात कर लेते हैं। ड्यू टू दिस करंट, ठीक है। फिर लिखा है करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज इंडिकेटेड बाय पार्ट BC, BC से देखो बढ़ती है। एज अ स्टेज कम्स व्हेन करंट डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये कब होना बंद होगा, तो आप खुद सोचो, वैलेंस बैंड के जितने इलेक्ट्रॉन अगर सारे के सारे कंडक्शन बैंड में चले गए तो उस केस में क्या होगा, करंट बढ़ना बंद हो जाएगी। द डायोड इज सेड टू बी सैचुरेटेड, डायोड को उस समय पर सैचुरेटेड कहा जाएगा। पार्ट्स
ऑन CD, CD वाला जो पोर्शन है ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द सैचुरेटेड करंट। इसके बारे में बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। इस बात के इस तरह से आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि रिवर्स बायस में काम करता है। लाइट इमिटिंग डायोड LED की बात कर लेते हैं, ये कैसे काम करता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड बेसिकली क्या होते हैं, यहां पर है, हाँ है, यहां पर है, पहले थ्योरी पढ़ लो फिर उधर बात करते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड या LED, नॉर्मली कॉल्ड LED, जिसको हम LED बोलते हैं, which emits spontaneous radiation, spontaneous radiation emit करता है, जो कि किस में लाई करता है, विजिबल रीजन में लाई करता है। विजिबल रीजन कहां से कहां होता है, तो आप बताएंगे 4000 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की हम बात करते हैं, ठीक है, ये बात करते हैं, ठीक। इट इज टाइप ऑफ डायोड, डोपिंग कंसेंट्रेशन इज वेरी हाई, डोपिंग कंसेंट्रेशन हाई होती है इसकी, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, पॉइंट्स जो है यहां पर मार्क कर लेना, यहां पर डोपिंग कंसंट्रेशन जो होती है वेरी हाई होती है और फॉरवर्ड बायस में काम करता है। द पीएन जंक्शन एक्ट्स एज अ बैरियर, पीएन जंक्शन जो होता है वो एज अ बैरियर काम करता है, ठीक है। बैरियर काम क्यों करता है, बैरियर इसलिए काम करता है, पी टाइप और एन टाइप को मिक्स नहीं होने देता, अंदर बना देता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप बन गया, ठीक है। क्या कहा, बैरियर बना देता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन P2 एंड रीजन। क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा जंक्शन क्रिएट होता है या डिप्लेशन रीजन बनता है जिसकी वजह से P टाइप और N टाइप में होल रिकॉम्बिनेशन होना बंद हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ओनली व्हेन, जब सफिशिएंट वोल्टेज इज अप्लाइड, सफिशिएंट वोल्टेज अगर लगाया जाता है फॉरवर्ड बायस में, द इलेक्ट्रॉन क्रॉस द जंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं, समझते जाओ, ऐसे देखो ना, इसको समझो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है इसको, यहां नेगेटिव, यहां होल है, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, और आपने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया है, फॉरवर्ड बायस कर दिया है। तो जब आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इसके अंदर फील्ड बनेगा, इधर से इधर की तरफ बनेगा, ठीक है, ये इधर से इधर की तरफ बनेगा, ठीक है, ये फील्ड बनेगा, और अंदर का फील्ड जो होगा वो EI ऐसा होगा। तो अगर यहां की बात करें, इस वाली जगह की बात करें, तो यहां पर होल्स है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स किधर लगाएगा, तो ये फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है जब यहां से कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए। तो वही बोल रहे हैं, व्हेन सफिशिएंट वोल्टेज इज अप्लाइड टू LED, सफिशिएंट वोल्टेज जब लगाया जाता है LED के ऊपर, द इलेक्ट्रॉन क्रॉस द जंक्शन इनटू द P रीजन एंड करंट फ्लोज थ्रू इट, करंट फ्लो करती है। इफ सफिशिएंट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द LED, इलेक्ट्रॉन्स मूव अक्रॉस द जंक्शन मूव करते हैं, ठीक है, इनटू द P रीजन। वंस द P रीजन, द इलेक्ट्रॉन आर इमीडिएटली अटैच्ड टू द पॉजिटिव होल्स, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करते हैं, जंक्शन को जैसे क्रॉस करते हैं उस तुरंत होल के साथ रिकंबाइन हो जाते हैं। होल्स के साथ, पॉजिटिव होल्स के साथ रिकंबाइन होने का मतलब यह है, आप इसको ऐसे समझिए, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन था वो कूद के आ गया वैलेंस बैंड के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा था, यहां पर था, ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर कूद के आ गया, ठीक। तो अब सोचो आप, कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आएगा, तो हायर एनर्जी स्टेट से अगर लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो उसके इसमें क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन उस रेंज में लाई करता है जिसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए LED हमें देखने को मिलता है, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, इंफ्रारेड रीजन में भी हो सकता है, ठीक है, व्हाइट दिखेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव सफिशिएंटली क्लोज टू द होल्स, अगर इलेक्ट्रॉन होल के बहुत करीब तक पहुंच जाता है इन द P रीजन, दे रिकंबाइन होना शुरू कर देते हैं। ईच टाइम एन इलेक्ट्रॉन रिकंबाइंस विद द पॉजिटिव होल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, क्या किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, जिसमें फोटोन रिलीज होता है। एंड फोटोन ऑफ लाइट विद अ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, कितना गैप है, उसी का निकलेगा फोटोन, या उसी के गैप का फोटोन निकलेगा। बेसिकली बात किया जाए तो यहां पर गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड जो होता है, जिसका फॉरबिडन एनर्जी बैंड होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज गिवन बाय द, तो ये किससे दिया जाता है, HF से दिया जाता है, जिसको आप Hc बाई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब अगर यहां से निकालें, इस वाले गैप को लेकर के निकाला जाए तो कितने निकल के आएगा, तो आप बताएंगे, इसे लिखेंगे 12400 और डिवाइडेड बाय में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम अगर हम यहां से निकालें तो आप बोलेंगे 12400 और डिवाइडेड बाय में E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.90 बन जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय में 1.9
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6526.31 एंगस्ट्रॉम। अब ये बताओ, देखो ये क्या विजिबल रीजन में लाई करता है या नहीं करता? हाँ लाई करता है, तो विजिबल रीजन में लाई करता है। यहां से जो वेवलेंथ निकलेगी वो हमें दिखाई पड़ेगी। ये होता है एलईडी का प्रिंसिपल। इसमें और कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, तो वो आओ इधर लिख देते हैं हम अलग से। सबसे पहले आपको याद रखना होगा लाइट इमिटिंग डायोड में, यहां पर देखो लिखा है, नॉर्मली एलईडी भी इनको कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन होता है। तो आप इसमें ये पहले लिख दीजिए डोपिंग लेवल इज वेरी हाई। किसके रिलेटिव बात कर रहे हैं हम? नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं, उससे डोपिंग लेवल इसका हाई होता है। ठीक है। दूसरी अगर बात करें, दूसरी बात किया जाए कि ये प्योर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जाता। तो किससे बनाया जाता है? ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है, कंडक्टर से बनाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इनसे बनाया जाता है। ये क्या होते हैं तो आप बताएंगे, ये होते हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है, क्या प्रेजेंट होता है जो इनको ये ऐसा बनाता है, क्या प्रेजेंट होता है जो इनको ऐसा बनाता है? तो बताना यहां पर डायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप होता है, डायरेक्ट बैंड गैप। तो डायरेक्ट बैंड गैप वैसे डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं कि डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, अगर आप जाएंगे इंजीनियरिंग में तो पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना याद रखना है कि डायरेक्ट बैंड गैप होने की वजह से जो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, उनको यूज किया जाता है एलईडी की फॉर्मेशन दे, इन द फॉर्मेशन ऑफ एलईडी की फॉर्मेशन में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। हाई डोपिंग लेवल होता है, प्योर सेमीकंडक्टर से इन्हें नहीं बनाया जाता, कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। जनरली हम गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है, ईजी की वैल्यू वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी देखो लिखी गई थी, और वहां से निकाला फोटोन की वेवलेंथ, तो वो निकल के आई विजिबल रीजन में। ठीक, ये हो गया। यहां पर कुछ लिखा है, इसको देख लो एक बार फटाफट, ज्यादा कुछ डिटेल बात करनी नहीं, कर लिया पहले ही। तो यहां पर क्या है, रेडिएशन एमिट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन शुरू होता है। इधर होल है और उधर इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या बोलेंगे आप? इनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये है होल्स, ये होल्स हैं, उधर इलेक्ट्रॉन है। तो इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव लगाया, इसका मतलब ये किस में काम करता है? तो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर ये कंडक्शन बैंड है, देखो ये, ठीक है, उसके नीचे फर्मी लेवल है और यहां पर है होल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से अगर यहां उतरते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां उतरते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको लिखा जाता है HF से, या आप इसको HC बाय लैम्डा से रिलेट करते हैं। ये बैंड गैप कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक बैंड गैप होता है, वो पहले से डिजाइंड होता है। तो जितना बैंड गैप पहले से डिजाइन कर दिया जाएगा वही फोटोन निकलेगा और वही कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं एलईडी को। सिंबल बना है, ये है सिंबल, सिंबल बना हुआ है, बुक के अंदर ऐसा सिंबल आपको मिलेगा। कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, जो बना बना के पढ़ते हैं। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन और होल्स दिखाए गए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपको अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एलईडी। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे, कैसे काम करता है। थियरी लिखी आप एक बार पढ़ लेना, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। फिर अगला है जो लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, दैट इज सोलार सेल। कैसे काम करता है? तो आप बोलेंगे अभी देखा, ये भी क्या है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी उसी पर काम करता है। तो अगर सबसे पहले बात करें ये किस पर काम करता है, तो इसका प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल होता है फोटो वोल्टाइक प्रिंसिपल। ये क्या लिख रहा है, दो बार क्यों लिख रहा है? प्रिंसिपल पर काम करता है। अब फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल क्या होता है? फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल का मतलब है लाइट एनर्जी को यूज करो
फिर से लाइट एनर्जी को यूज करो आप, और लाइट एनर्जी को यूज करके फिर से लाइट एनर्जी को यूज करके एक पोटेंशियल डिफरेंस बना दो। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये किस पर काम करता है? नो बायस्ड, नो बायस, कोई बायसिंग इसकी नहीं की जाती। तो आपको याद रखना है फोटोडायोड रिवर्स बायस में काम करता है, और इससे पहले जो एलईडी पढ़ा वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, और जो ये सोलार सेल होता है नो बायस होता है, इसकी बायसिंग नहीं की जाती। आप लोड कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ में जो वोल्टेज होगा उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कनेक्ट मतलब ये कह सकते हो किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते, ठीक है, नो बायस होता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, ठीक है, तो उसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। यहां पर लिखना होगा तो लिख लेना आप, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट होता है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ठीक। ऑन वन ऑफ द सेमीकंडक्टर रीजन इज मेड सो थिन, इतना पतला बनाया जाता है, दैट द लाइट इंसिडेंट ऑन इट रीचेस द पी जंक्शन एंड गेट्स absorbed, it converts solar energy into electrical energy। इसका क्या मतलब, आओ समझते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे समझना पड़ेगा हमें, तो बना देते हैं ऐसा, इधर बना देते हैं क्योंकि उधर ओरिजिनल दिखाना है आपको ना, तो यहां पर हम ऐसा बना देते हैं, ऐसा समझिए, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको छोटा करिए थोड़ा सा, इतना कर देते हैं, ठीक, इतना समझ में आएगा, ठीक। यहां पर ये हो गया हमारे पास डिफ्लेशन रीजन, यहां पर नेगेटिव 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 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर होल्स हैं, यहां पर होल्स हैं, ठीक। अब सुनना ध्यान से चीजों को, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, ऐसा है। अब हम इसे सोलर सेल बनाना चाहते हैं, कैसे काम करता है कैसे नहीं काम करता है, तो ये सीधा मतलब ये लाइट एनर्जी को यूज करता है, मतलब यहां पर हम लाइट एनर्जी गिराने वाले हैं, लाइट एनर्जी गिराने वाले हैं, तो यहां पर लाइट गिराएंगे हम इसको, ठीक है, लाइट गिरा दिया। तो जैसे ही आप लाइट गिराएंगे तो लाइट गिराने से क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो एनर्जी गैप से तो ज्यादा है, मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, आपने कोई बायसिंग नहीं कर रखी है, रिपीट करते सुनते जाना, आपने कोई बायसिंग नहीं कर रखी, कुछ भी नहीं लगा रखा है कि किसी के प्रेजेंस में चले ये। तो आप ये सोचो कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना, यहां पर एक होल बना, एक होल बना, सिंपल है ना, समझते जाना है बस। तो आप ऐसा अगर करना चाहेंगे तो खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे और लगातार ये बनते रहेंगे, लगातार बनते रहेंगे, लगातार बनते रहेंगे, होगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चलना शुरू करेंगे, इधर की तरफ चलना शुरू करेंगे, ठीक है। इनके अंदर जो फील्ड बनेगा पहले वो देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन यहां पर है और यहां पर जितने भी होल्स बनेंगे बराबर बराबर में होंगे, तो ये इनका पेयर बना है, ये इनका पेयर बना है, ठीक है। और भी पेयर इसमें कई सारे बनेंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसके अंदर जो फील्ड बनता है वो कुछ ऐसा होता है, ये होता है EI, जिसको आप लिखते हैं इंटरनल फील्ड। इंटरनल फील्ड कब बनता है, ड्यूरिंग, ये भी लिख दो, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ये लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा पीएन जंक्शन का जब फॉर्मेशन होता है तभी ये बन जाता है। इस फील्ड के प्रेजेंस में अगर लाइट कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा, या कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन करेगा, तो उस केस में क्या होंगे, होल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो इंटरनल फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, तो उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स, ठीक है। और इधर वाला जो पोर्शन होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो जब भी कभी ये काम में लिया जाता है
तो नो बायसिंग की जाती है। इस तरह से ये बनाया जाता है और समझा इस तरह से जाता है कि इसके ऊपर जैसे लाइट गिरेगी उस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ड्रिफ्ट होंगे, होल्स चलेंगे लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रॉन चलेंगे राइट साइड, तो इधर वाला निगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से फिर से एक पोटेंशियल का डिफरेंस बनता है। इसी को बोला जाता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। अब ये कैसे काम करता है ये तो आपने समझ लिया, ये बनाया कैसे जाता है तो आपको ऐसे देखना है, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे वैसे बना पाएंगे हम, देखते हैं। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं, समझाना तो है ही आपको। जैसे बनाया जाता है बन जाएगा, लग रहा है अच्छे से। यहां पर एक पतला सा रीजन, ठीक है, ये पतला सा रीजन हो गया, या फिर आप इसको ऐसे बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, ये ऐसा होता है। इसको बोला जाता है एन टाइप और इसको बोला जाता है पी टाइप। पी टाइप ये होती ये थिक होता है, ये होता है थिन, ये थिन होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां के इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं आप ऐसा समझिए कि यहां पर मान लीजिए सन है, हमारे सूरज भगवान यहां है, ये ऐसे यहां से एनर्जी दे रहे हैं हमें, ऐसे एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी इजीली यहां पर जंक्शन पर जाए। यहां पर यही तो जंक्शन है, ये जंक्शन है, इसको आप ऐसे बना दीजिए, पूरे पर रहता है ना, ये ऐसे पूरे पर रहेगा, ये इस तरह से आप जंक्शन को बना सकते हैं। इसमें और क्या होगा, तो एन टाइप में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यहां पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और होल्स होते हैं। तो यहां पर होल्स हो गए नेगेटिव चार्ज, वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ये हमारे पास है जंक्शन, ये क्या है, ये है जंक्शन, जिसको आप पीएन जंक्शन बोल रहे हैं, ये जंक्शन है। तो जब ये लाइट गिरेगी इस पर, ये थिकनेस इसकी क्यों ज्यादा होती है, तो बता देना, थिकनेस ज्यादा होती है क्योंकि ये बेस में रहता है। पहली बात, ये बेस में रहता, तो कहोगे बेस में रहता तो क्या हुआ, कम पतला बनाया जा सकता है, नहीं, बेस में रहता है तो इसको हमें मैकेनिकल सपोर्ट रखने के लिए काम में लेते हैं ना, तो मैकेनिकल सपोर्ट अच्छा मिले इसके लिए इसका बेस जो होता है मोटा बनाया जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, तो इसके ऊपर कुछ रॉड्स लगी होती हैं, ये कुछ रॉड्स लगी होती हैं ऐसे, ये कुछ रॉड्स लगी होती हैं इस तरह, इस टाइप की, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड्स होती हैं, कंडक्टिंग रॉड्स होती हैं, ठीक है। और यहां पर ये मेटल सरफेस होती, पूरी की पूरी मेटेलिक सरफेस होती, वहां पर कंडक्टिंग रॉड हो गई, यहां पर पूरी मेटल होती कंडक्टिंग रॉड, यहां पर पूरा लगा होता है, मेटल लगा होता है। मेटल मैकेनिकल सपोर्ट भी हमें देता है, साथ में कंडक्टिंग भी होता है, तो इसमें हम यहां से वायर लगा करके वोल्टेज ले सकते हैं इसका। तो ये यहां से कनेक्टेड रहता है ऊपर, ये यहां ऊपर कनेक्टेड रहता है, ये सब कनेक्टेड रहते हैं, ये सब कनेक्टेड रहते हैं, ये भी सब कनेक्टेड रहते हैं यहां पर, और एक यहां पर कनेक्शन होता है, ठीक है, यहां पर एक कनेक्शन हुआ, एक कनेक्शन यहां पर हुआ। एन टाइप है, एन टाइप इधर बना हुआ है, देखो पी टाइप इधर बना हुआ है, एन टाइप में नेगेटिव है तो यहां पर ये नेगेटिव पोलैरिटी बनती है और इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी बनती है, ठीक है, क्योंकि देखो एन टाइप में नेगेटिव बना तो एन टाइप ऊपर लगा इसलिए नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव बन गया, तो यहां पर ये बन गया पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। यहां पर क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये होता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। इस तरह से काम किया जाता है। तो देखो सोलर सेल आपको अच्छे से दिखने लगा होगा कि सोलर सेल में ऐसा कैसे होता है, ये कैसे चार्ज करता है किसी बैटरी को, ठीक है। तो पहले क्या करता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन बनता है वो फील्ड इनको ड्रिफ्ट करता है, जिसकी वजह से एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव और एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लिया जा सकता है, मतलब अगर कोई लोड है, जैसे बैटरी को आप चार्ज करना चाहते हैं, इससे कोई लोड लगाना चाहते हैं, कोई बल्ब जलाना चाहते हैं, आप आसानी से जला सकते हैं, यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव बना के दे देता है। दूसरा बात, ये इसको थिन क्यों रखा जाता है, कोई पूछेगा, तो इसको थिन इसलिए रखा जाता है कि यहां से चलने वाली जो एनर्जी होती है आसानी से इस पी एन रीजन को पार करके इस जंक्शन पर पहुंच सके। इस जंक्शन पर अगर इसे पहुंचना है, इसके लिए इसे थिन रखा जाता है। दूसरा काम क्या होता है, कुछ और भी होता है जो आपको याद रखने लायक है,
वो होता है कि यदि यहां पर जो लाइट गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट ना हो उसके लिए यहां पर कोट किया जाता है, यहां पर कोटिंग की जाती है, यहां पर कोट कर दिया जाता है, ये कोट किया जाता है। ये क्या है? ये होता है एंटी रिफ्लेक्शन सरफेस, एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों होती? कि एक बार लाइट इसके अंदर जो चली गई वो रिफ्लेक्ट होकर के बाहर नहीं जाएगी, वो जंक्शन तक जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेंगे और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ड्रिफ्ट होंगे और पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। जी आपको याद रखना। तो कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं कि यहां पर एक एंटी रिफ्लेक्शन सरफेस होती है और यहां पर, अब ये आप सोचें कि यहां पर जैसे पूरा का पूरा बेस ही बना दिया है मेटालिक, ऊपर भी पूरा बेस मेटालिक बना सकते हैं, लेकिन जितनी लाइट गिरेगी आप खुद सोचो, मेटल रिफ्लेक्ट कर देता है, एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, तो अगर अच्छा रिफ्लेक्टर होगा तो आप खुद ही सोचो रिफ्लेक्ट कर देगा ज्यादा से ज्यादा, तो पीएन जंक्शन के ऊपर जो पहुंचेगी लाइट वो बहुत कम होगी या पहुंचेगी ही नहीं पहुंचेगी। तो यहां पर जो ये प्रोसेस हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये होगा ही नहीं। तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट ये होता है। कुछ इस तरह से आप इसे बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया एलईडी और यहां पर हो गया ये हमारे पास सोलार सेल। इस वाले में अगर आप एक चीज और याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, क्या है वो? ये है कि अगर आप मान लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बनेगा अगर, तो इससे कैरेक्टरिस्टिक में खास बात होती है कि ये ऐसे चलता है, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे चलता है, इस तरह का चलता है। और ये कब चलता है? यहां पर तो करंट है, यहां पर वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज और करंट में ऐसे चलता है, फिर ये इधर भी बढ़ता है ऐसे, फिर इधर ही बढ़ता है, पूरा रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में चलता है। इसमें खास बात ये होती है कि करंट तब आती है जब आपने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव बन गए और इन दोनों को आपने डायरेक्ट मिला दिया। मतलब क्या किया, एक वायर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दिया। तो उस केस में जो करंट फ्लो करती है इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किटेड करंट होती है इस केस में। ठीक है, जब लोड कनेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को। तो सोलार सेल में आपको इतना याद रखना। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आनी चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोगों ने सारी चीजों को कवर कर लिया। यहां पर देख लिया फोटोडायोड क्या होते हैं, बेसिकली हमने यहां पर देख लिया ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम किस तरह से करती हैं, सारी चीजें यहां पर पढ़ ली हम लोगों ने। ठीक है, यहां पर देख लिया क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, जेनर डायोड के, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए। यहां पर हम लोगों ने जेनर डायोड की थ्योरी देख ली, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया और ये सारी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सारी चीजों को कवर कर लिया। मेन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, JEE 2024 का जो सिलेबस है उसमें अब बचते हैं डिजिटल सर्किट, जिसमें हमें गेट के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से गेट जो हमारे सिलेबस में है उन सबके बारे में हम बात करेंगे। एंड गेट, नॉट गेट, और गेट होगा और इनसे मिलकर के कॉम्बिनेशन से बनेंगे नैंड गेट होगा, नॉर गेट होगा और एक और स्पेशल टाइप का गेट है इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे ऐसा सच है नहीं, फिर भी अगर उसका मान लीजिए कि ट्रुथ टेबल आपको बनाने के लिए आए तो उसको आप बना सकते हैं, जिसको बोला जाता है एक्सॉर गेट या फिर जोर गेट बोला जाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए जो क्लास हुई है उनको रिवाइज करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में या लास्ट लेक्चर के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।